ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल आप सबको पता होगा, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन दिया जाएगा, पहला कि जिस दिन ग्राम पंचायत के चुनावों का रिजल्ट आता है उस दिन से लेकर के और अगले 5 वर्ष तक। दूसरा, जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक। और तीसरा कि जिस दिन ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर और अगले 5 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं वहाँ से लेकर के और अगले 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है, मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था होगा। अगर आप उत्तराखंड का सिलेबस देखोगे तो उसमें ये वाला टॉपिक दिया गया है कि किस तरह से उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का विकास होता है और वर्तमान में उसमें क्या नियम कानून बनाए गए हैं। बच्चों, हम उत्तराखंड की क्लास में हमने जो उत्तराखंड की हिस्ट्री थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि परीक्षा वाणी में जो टॉपिक हैं वो तो आपको बता दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे। उसके अलावा जो टॉपिक उसमें नहीं है या उन टॉपिक्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है तो वो आपको मैं करवा दूंगा। तो उसमें जो हमारा पहला चैप्टर था उत्तराखंड का प्रशासनिक एवं राजनीतिक अध्ययन, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जैसा कि जो पॉलिटी वाला पोर्शन था कि किस तरह से उत्तराखंड में कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका का विकास होता है, तो मैंने करवा दिया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। वैसे ये टॉपिक मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम हम इसे पूरा नहीं पढ़ पाए थे और ना ही हमने इसके नोट्स बनाए थे। तो आज इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो है स्थानीय स्वशासन। अगर मैं स्थानीय स्वशासन की बात करूं तो कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का ही एक पार्ट पंचायती राज व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन का अगर हम मीन्स देखें कि क्यों भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन को जगह दी गई है, किस तरह से इसका विकास होता है। पहली बात तो जो स्थानीय स्वशासन है इसका मुख्य उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब अगर हम समझें तो जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में एक आम आदमी को भी इस तरह से सक्षम बनाना कि वो अपनी समस्याएं स्वयं सॉल्व कर सके, तो उसको हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण का मुख्य पर्पस है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब अगर दो चीज़ें हम देखते हैं, एक होता है केंद्रीकरण, दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। अगर मैं केंद्रीकरण की बात करूं तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि राज्य या फिर देश की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं, वही व्यक्ति पूरे राज्य या देश को चलाएगा। तो इस केंद्रीकरण का एग्जाम्पल हम पुराने टाइम में देखते थे जब उत्तराखंड में राजवंश चला करते थे कि भाई जो राजा है, राजा के पास ही जनता के लिए जो जनता की सारी शक्तियां उसी के पास है, वही जनता के लिए नियम बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग जनता के लिए नियम कानून इस तरह से वो बना सकता है। तो उस दौर में सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया या फिर जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के द्वारा ही इस स्थानीय स्वशासन का जन्म किया गया था। जो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो मतलब कि मैं कह रहा हूं कि स्थानीय स्वशासन से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको बनाने का उद्देश्य भी वही था कि एक आम आदमी को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी समस्याएं खुद सॉल्व कर सके। तो इन दोनों का एक ही मतलब है बनाने का, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम देखें तो सबसे पहले सरकार, जब भारत में स्वतंत्र सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, तो उस टाइम पीरियड में इसका मतलब कि संविधान में इसका वर्णन नहीं था। हम क्या, ग्राम सभा, अगर हम पंचायत राज व्यवस्था का देखें एक पहलू है इसका, ग्राम सभा, वो आर्टिकल 40 में मेंशन थी, लेकिन पर्टिकुलर उसके आगे के कोई स्तर नहीं बनाए गए थे। मतलब वो संवैधानिक नहीं था कि कंपलसरी नहीं था कि हर जगह ग्राम सभा बनेगी ही बनेगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को जब इस बात का एहसास हुआ कि भाई उन्हें भी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, एक आम आदमी को सक्षम बनाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक समिति गठित की जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता
समिति। तो इस समिति को गठित किया गया 1957 में। अब इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे, और वैसे अगर पर्टिकुलर इस समिति को देखें तो इसका एक्चुअल में नाम था ग्रामोद्धार समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग पहली बार इस समिति का गठन किया गया। तो जब समिति बनाई गई तो समिति ने सरकार को 1958 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो जब सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, उसमें 3 स्तर होनी चाहिए। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत के मैक्सिमम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का यही त्रिस्तरीय स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और इन बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो जब यह समिति बनाई गई 1958 के आसपास समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बाद 1958 में ही प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अभी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, सरकार के द्वारा केवल प्रयोग के लिए पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू करवाया गया। उसके बाद दौर आता है 1959 का। इस टाइम में सरकार जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे भारत के JL नेहरू, तो JL नेहरू के द्वारा राजस्थान का नागौर जिला था, इस राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। और नागौर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, लेकिन अभी भी पंचायती राज व्यवस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो ये तो कैसे कैसे राज्यों में लागू हुआ, उसके अलावा कुछ और समितियां देख लेते हैं। उसके अलावा जो बलवंत राय मेहता समिति थी, पहली समिति बनी, उसके बाद एक और समिति बनाई गई सरकार के द्वारा जो थी अशोक मेहता समिति। ये समिति बनी 1977 में। दोस्तों यहाँ पर देखें, अगर बलवंत राय मेहता मतलब 3 अलग अलग नाम हैं इसमें, और इसने जो समिति की सिफारिश की थी वो त्रिस्तरीय थी। वैसे यहाँ पर देखें तो 2 नाम है, अशोक मेहता, और इन्होंने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी। उसके अलावा एक और समिति बनाई गई PVK राव समिति। ये समिति 1985 में बनी। इस समिति ने मतलब कि बहुत सारी कहा गया था इस समिति की सिफारिश में कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रॉपर चुनाव होने चाहिए, जो SC ST और महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो वो इस समिति में बात की गई थी। उसके बाद देखें हम LM सिंधवी समिति। ये समिति 1986 में गठित की गई। उसके बाद एक और समिति गठित की गई जो थी थुंगल समिति, जो 1987 में गठित की गई थी। अगर हम इन दोनों समितियों की बात करें तो ये दोनों समितियां मतलब इनके जो जिसके लिए गठित की गई थी, जो इनकी सिफारिशें थी, वो इस बात पर डिपेंड करती थी कि भाई जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है इस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप दिया जाए, मतलब इसे संविधान में ऐड किया जाए। तो इसके लिए 2 समितियां बनाई गई। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993, ये वो संविधान संशोधन था जिसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था थी उस व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। और इस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। मतलब कि जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप मिल गया था, उसके बाद कर्नाटक ने पहली बार घोषणा की थी कि उसे हम अपने राज्य में फॉलो करवाएंगे। लेकिन अगर इस व्यवस्था के तहत पहली बार जो मध्य प्रदेश था MP, उसने अपने यहाँ चुनाव करवाया था। तो ये तो हमारा स्थानीय स्वशासन के हमने रीज़न देखे क्यों बनाया गया, कौन कौन से उसके लिए समितियाँ गठित की गई, उसके अलावा कि किस किस तरह से किन किन राज्यों ने उसे अडॉप्ट किया। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची
मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग प्रत्येक राज्य को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से उसमें नियम कानून बना सके। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अलावा मतलब जो और राज्य हैं कहीं पर पंचायती राज व्यवस्था की 4 स्तरीय समितियां गठित की जाती हैं, कहीं पर 3 देखने को मिलेंगी, कहीं पर 5 भी देखने को मिलेंगी। तो हर राज्य में अलग अलग प्रावधान है। रीजन बस उसका वही है क्योंकि वो राज्य सूची में शामिल किया गया है, इसलिए हर राज्य ने अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ नियम कानून बनाए हैं। तो अब इससे आगे का डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है जब उसको संवैधानिक रूप मिला था तो वो किस आर्टिकल में मेंशन की गई थी। तो वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा आर्टिकल 243, ये वो आर्टिकल था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग प्रावधान किए गए थे। उसके अलावा अगर पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो ये भाग 9 में शामिल किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक रूप मिला था वो मिला था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इतनी बातें हो गई पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो देखो, उत्तराखंड राज्य का आपको पता होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। तो ये उत्तर प्रदेश से पृथक होकर के एक नया राज्य बना था। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड जब ये नया बना, यूपी में जो भी प्रावधान रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो प्रावधान किए गए। मतलब कि यहाँ 9 नवंबर 2000 से ही जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो लागू हो चुकी थी, लेकिन जो वो लागू हुई वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। तो यूपी के पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत ही उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आपको पता होगा कि पहली बार उत्तराखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2002 में हुए थे। जब विधानसभा के चुनाव हो गए थे उसके बाद 2003 में पहली बार उत्तराखंड में पंचायती राज के चुनाव करवाए गए। और आपको पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसके तहत जितने भी निकाय होंगे और उसके अलावा जो नगर निकाय होंगे उनके जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में 2003 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाए गए थे। तो उसके बाद अब क्योंकि आपको पता होगा कि 5 साल इनका कार्यकाल होता है, दूसरे चुनाव हुए होंगे 2008 में। अब 2008 में पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव हुआ था उससे पहले यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था 1947 के अकॉर्डिंग जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो 1947 वाली व्यवस्था थी उसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें होंगी वो रिजर्व की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 2008 में क्या हुआ कि उसमें संशोधन करके कहा गया कि आधी सीटें मतलब कि 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। और उस टाइम पीरियड में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे वो थे भुवन चंद खंडूड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य नहीं है जहां जिसने 50% आरक्षण दिया है, और अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने 50% आरक्षण किया है। लेकिन जो इतना कन्फर्म है कि किसी भी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो मिनिमम होगा वो 33% था ही, कि 33% हर राज्य को अपने यहाँ महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखनी थी। उसके बाद टाइम आता है 2016 का। 2016 में पहली बार उत्तराखंड राज्य क्या करता है कि अपने लिए पृथक पंचायती राज अधिनियम बनाता है। 2016 में उत्तराखंड राज्य अपने लिए पृथक पंचायती राज अधिनियम बनाता है, जिसके तहत यहाँ पर अब चुनाव करवाए जाने थे। अब जिस तरह से यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को उसे संवैधानिक रूप मिल गया था, वैसे ही यहाँ पर जो ये लागू करवाया गया वो करवाया गया 4 अप्रैल 2016। तो 4 अप्रैल 2016 से पंचायती राज व्यवस्था उत्तराखंड में अपनी जो थी वो लागू हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो दौर आता है 2019 का। तो ये आपका पता होगा कि 2019 में ये मामला बड़ा हाईलाइटेड रहा था
क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2016 में कुछ संशोधन किए गए थे। अब क्या संशोधन किए गए? पहली बात कि उत्तराखंड राज्य ने अब पंचायती राज के लिए जो भी चुनाव लड़ेगा उसके लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी जनरल के होंगे उनके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके अलावा जो महिला होंगी या फिर एससी समाज का होगा, एसटी समाज का होगा, उसके लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है। फिर तीसरा प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी समाज की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। तो इस तरह से उत्तराखंड राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए 3 ये शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित थी। और इस शैक्षिक योग्यता का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उत्तराखंड में, क्योंकि जो लोग पहले प्रधान थे या इस दौर में जो प्रधान रहे होंगे उन्होंने उसका विरोध किया कि उनके अकॉर्डिंग अगर इसमें शैक्षिक योग्यताएं जो अन्य आगे हम देखेंगे जो प्रावधान किए गए हैं वो पहले विधानसभा सदस्यों पर लागू होनी चाहिए। मतलब वो विधानसभा में वो क्राइटेरिया बनाए, उसके बाद जब वहाँ पर वो लागू हो जाए उसके बाद वो पंचायती राज व्यवस्था में उसको लागू करवाएं। तो वो लोग सीएम से मिलने गए, देहरादून में कुछ धरना भी हुआ, लेकिन फाइनली सरकार ने यही माना कि ये इसमें योग्यताएं होनी चाहिए। जो दूसरी योग्यता निर्धारित की गई वो की गई कि जो भी व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव लड़ेगा उसके 2 बच्चों से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी 2 संतान होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन मैक्सिमम उसके 2 बच्चे हो सकते हैं। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कुछ केसेस में छूट दी गई थी, यदि कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तब उसका एक संतान है और चुनाव लड़ने के बाद उसके जुड़वा बच्चे होते हैं तो फिर उसको छूट दी गई थी कि उसका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और जो क्राइटेरिया रखा गया था उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय हो। तो ये कुछ प्रावधान किए गए सन 2019 में कि जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हो वही पंचायती राज व्यवस्था का उत्तराखंड में चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में 3 अलग अलग निकाय हैं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पंचायत जो सबसे निम्न स्तर माना जाता है, उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत जो मध्य स्तरीय माना जाता है, और उसके बाद तीसरा है जो सर्वोच्च है वो है जिला स्तर जिसे जिला पंचायत कहा गया है। स्टार्टिंग करते हैं ग्राम पंचायत से। अब ग्राम पंचायत को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। पहला है ग्राम, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है तोक। तीनों नाम एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी लोग इनका एक ही मीन्स निकालते हैं, लेकिन इनको एक्चुअल में देखा जाए तो तीनों या फिर चारों का अलग अलग मीन्स निकलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में वो सदस्य आते हैं जो कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। अगर हम नॉर्मली गढ़वाल में देखें तो गढ़वाल में हम कहते हैं कि भाई कोई भी गांव में अगर कोई सलाह मशवरा लेना है तो कहा जाता है कि गांव के पंच प्रधानों को बुलाया जाए। तो मतलब मोटे तौर पर हम उन पंच प्रधानों को ग्राम पंचायत के अधीन रखते हैं। सीधा सीधा मतलब कि ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में वो लोग आएंगे जो कि किसी गांव के ऐसे सदस्य जो वोट देने योग्य हों, अर्थात जो वयस्क हों, 18+ हों, तो वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। और जो अगला बचा ग्राम में फिर सभी लोग आ जाएंगे जो 18 से नीचे हैं, मतलब कि महिला, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हैं वो ग्राम में आ जाएंगे। अब जो चौथा शब्द है वो है तोक। अब तोक की बात करें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सपोज दैट ये एक इलाका है जो ग्राम सभा का इलाका है। अब आपने गांव में देखा होगा कि जो उत्तराखंड के गांव बसते हैं वो किस आधार पर बसते थे कि कहां पर पानी की अच्छी सुविधा है या फिर जहां पर कृषि अच्छी होती हो। सपोज दैट कुछ लोगों का समूह किसी किनारे पर बस गए क्योंकि यहाँ पर पानी भी था और भूमि भी अच्छी थी, खेती भी अच्छी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर कि अब पानी भी लिमिटेड मात्रा में होगा कि इतने लोगों तक वो जो स्रोत है वो जल आपूर्ति कर सके, और गांव के किसी दूसरे कोने पर
पानी का स्रोत है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, कम पानी निकलता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग 2-4 परिवार यहाँ पर बस गए। तो हम कह सकते हैं कि जो गांव का मुख्य एरिया है वो इतना है कि ये मुख्य गांव है, और जो ये छोटे टुकड़ों में सपोज दैट कुछ यहाँ पर बस गए, कुछ यहाँ पर बस गए, तो मतलब हम कहेंगे कि ये जो टुकड़े हैं इन्हें तोक कह सकते हैं, कि किसी ग्राम सभा में 2 तोक हैं या 3 तोक हैं, तो उसको इस तरह से बांटा गया है। तो ये यहाँ पर 4 शब्द हैं जो हमें ग्राम पंचायत को पढ़ने से पहले समझ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इससे पहले हम कुछ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए सरकार द्वारा कुछ क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। कुछ हमने पहले पढ़ लिए हैं कि भाई 2019 में सरकार ने कुछ संशोधन किया था, जिसके तहत कि व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, वो 10वीं पास होना चाहिए, उसके अलावा उसके घर पे शौचालय होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन है कि अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि भाई भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कॉमन चीज़ें वो फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए जिसे हम बैंकरप्ट कहते हैं, उसके अलावा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें तो वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी हमें। उसके अलावा कि किसी व्यक्ति को पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ना है तो उसे 21 प्लस होना चाहिए, मतलब उसे 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी स्तर का चुनाव लड़ता है तो उसे उत्तराखंड राज्य की किसी भी ग्राम सभा में, जो ग्राम सभा की चुनाव में जो लिस्ट आती है, वोटिंग लिस्ट आती है वोटर्स की, तो उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए। क्या मतलब निकला कि उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और वोटर लिस्ट कहाँ की, क्योंकि अगर ये जो पंचायती राज व्यवस्था का ये स्टेप देखेंगे हम ग्रामों के विकास के लिए, तो मतलब किसी भी ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिस गांव से वो चुनाव लड़ रहा है उस गांव की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, पूरे उत्तराखंड में किसी भी गांव की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उसका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, मुखिया वो होता है प्रधान। प्रधान की सहायता के लिए बनाया जाता है उप प्रधान, और उप प्रधान की सहायता के लिए जो हम जिसे कह सकते हैं वार्ड मेंबर, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि भाई पंच है। अगर हम ग्रामीण भाषा में देखें तो उन्हें पंच कहा जाता है या वार्ड मेंबर उन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में मैक्सिमम और मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बल्कि वीडियो में एक बार पूछा जा चुका है ग्राम पंचायत वाला। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कई जगह आपको उत्तराखंड की नियमावली में 7 से 15 देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 5 भी देखने को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जैसे ये क्लियर होता है मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। तो 5 से 15 या फिर 5 या 7 इसमें जो है वो मिनिमम इतने मेंबर्स होने चाहिए, तभी उसको ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा, और मैक्सिमम उसमें 15 हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्राम पंचायत की जो हमने 3 सदस्य पढ़े हैं कि भाई इनका निर्वाचन किस आधार पर होता है। ग्राम, तो अगर हम प्रधान की बात करें ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा कि भाई 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं डायरेक्ट वोट करके गाँव के प्रधान को चुनते हैं। वार्ड मेंबर का भी सेम यही प्रोसेस होता है कि जो भी 18 प्लस होंगे वो डायरेक्ट वार्ड मेंबर को अपना एक वार्ड का मेंबर बनाएंगे या उसको प्रतिनिधि बनाएंगे। तो दोनों में प्रत्यक्ष आधार पर चुनाव होता है। तीसरा जो है वो है उप प्रधान। अब अगर हम उप प्रधान की बात करें तो उप प्रधान का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं। अब कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो जो वार्ड मेंबर होंगे, वार्ड मेंबर अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को गांव का उप प्रधान नियुक्त करेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक और बात और समझें कि प्रत्येक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होगी। अब ये तो मतलब इसको हम इस तरह से समझें कि भाई गांव का एक ग्राम सभा है, उसमें से केवल मिनिमम 5 या फिर 7 लोगों को ही चुना जा सकता है। उसके लिए उस ग्राम सभा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी केवल एक ही ग्राम पंचायत होगी जो उसके मामलों का निपटारा करेगी। अब इसमें देखते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है।
तो इनको शपथ दिलवाता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो इनको शपथ दिलवाता है। दूसरा पॉइंट कि ग्राम पंचायत जो होगी, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होगा, तो आंसर होगा VPDO, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको यही VPDO बनना है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के पास क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्य या फिर इवन उत्तराखंड में ही देखें कि उत्तराखंड में ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और उसके लिए एक न्याय पंचायत भी बनाई जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर आप देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वही न्याय पंचायत के मामलों को भी देखते हैं। इनके लिए फिक्स किया गया है कि वो अधिकतम 500 रुपये तक के मामलों को देख सकते हैं, उनके पास वो पावर दी गई है। उसके अलावा वो किसी व्यक्ति पर 100 रुपये का मैक्सिमम जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान केवल उत्तराखंड में किए गए हैं। अगर आप अन्य राज्यों की बात करें, फॉर एग्जांपल बिहार की न्याय पंचायतों को इतना छूट दी गई है कि वो किसी व्यक्ति को बंदी भी बना सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इन ग्राम पंचायतों को फिक्स किया है कि भाई 500 तक के मामले वो देख सकते हैं और किसी व्यक्ति पर 100 रुपये तक का वो जुर्माना लगा सकते हैं। उसके अलावा कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की 2 बैठकें होना अनिवार्य है और इन बैठकों की जो अध्यक्षता करेगा वो ग्राम पंचायत का प्रमुख, मतलब कि गांव का प्रधान करेगा। उसके अलावा देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल आप सबको पता होगा, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन दिया जाएगा, पहला कि जिस दिन ग्राम पंचायत के चुनावों का रिजल्ट आता है उस दिन से लेकर के और अगले 5 वर्ष तक। दूसरा, जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक। और तीसरा कि जिस दिन ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर और अगले 5 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं वहाँ से लेकर के और अगले 5 वर्ष तक का पूरा ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ये तो थी ग्राम पंचायत के बारे में। दूसरा जो स्टेप है वो है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत का अगर हम मुखिया देखें तो इसका मुखिया होता है क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष। उसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष भी चयनित किए जाते हैं, जो एक होता है वरिष्ठ, दूसरा होता है कनिष्ठ। उसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये इसमें इस तरह से मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। अब अगर हम इसमें भी वोटिंग का आधार देखें तो ये जो 3 होंगे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो वो अपने एरिया से किसी भी एक व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना सकता है और बाकी वही क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था की एक कमी है कि भाई हमने तो अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुना है जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और वो लोग जाकर के किसी थर्ड पर्सन को चुन रहे हैं। मतलब कि उनके अनुसार जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हैं इनका चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करें और वो ही किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुने। तो ये इसमें इस तरह से इसमें लोग निर्धारित किए गए हैं। बाकी जो इनमें क्राइटेरिया है जो हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा कि 21 वर्ष का होना चाहिए वो व्यक्ति जो चुनाव लड़े उसके लिए। बाकी उसके अलावा किसी ग्राम पंचायत की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ये इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा। तो शपथ की बात करें तो इनको SDM जो होगा वो शपथ दिलवाता है। उसके अलावा क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होगा, तो BDO, ये इसका सचिव होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें तो मतलब कि जो एरिया
ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि सपोज दैट 4 या 5 जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं जो होंगी, सॉरी ग्राम सभा कहना ज़्यादा अच्छा है, कि 4-5 ग्राम सभाओं को मिला करके नॉर्मली एक क्षेत्र पंचायत एरिया या सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद बात करें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य में, जो क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य। अब ये पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो इसमें हम देखें कि उस एरिया के जो राज्यसभा के सांसद होंगे, लोकसभा के सांसद होंगे, विधानसभा के विधायक होंगे, ये वहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य क्या है कि मतलब कि जो भी इन पदों पर आसीन होगा वो स्वयं ही क्षेत्र पंचायत का सदस्य बन जाएगा, तो उसको पदेन सदस्य कहते हैं। ये लोग क्षेत्र पंचायत की मीटिंग में जा सकते हैं, वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है जिसके तहत किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को हटाया जाता है, तो उसमें ये लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये केवल अपना विचार रख सकते हैं, नॉर्मल जो भी वहाँ पर अगर कोई प्रस्ताव पास करना है उसमें वोट कर सकते हैं, लेकिन किसी को हटाने की जो प्रोसेस होती है, अविश्वास प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, उसमें ये लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा देखें कि जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, भाई क्षेत्र पंचायत में मैक्सिमम कितने से कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अगर हम इसमें सदस्यों की संख्या देखें तो इसमें 20 से 40 लोगों को सदस्य बनाया जा सकता है। उसके अलावा क्षेत्र पंचायत स्तर पर 6 अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं जिनका कि अलग अलग दायित्व जिन्हें दिया जाता है। वो अपने स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सजेशन देती हैं या फिर कार्य भी कर सकती हैं वो। उसके बाद जो सबसे ऊपरी स्तर है उसको देखें हम, जिसे जिला पंचायत कहा गया है। जिला पंचायत में देखें तो इसमें भी सेम वही होता है कि सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा या व्यक्ति होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष की सहायता के लिए जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष के साथ जो अन्य लोग होते हैं उन्हें जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें 3 लोग होते हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें तो फिर से इनकी वोटिंग की देखें तो यहाँ क्षेत्र पंचायत के आधार पर हम देखें तो ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एक आम व्यक्ति जो 18+ है वो जिला पंचायत सदस्य को चुनता है, और जिला पंचायत सदस्य ही फिर आगे जाकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। फिर बात करें कि इसका सचिव कौन होता है, तो जो इसका सचिव होता है वो पंचायती राज अधिकारी, या जिसे मुख्य पंचायती राज अधिकारी भी कहा जाता है, वो जिला पंचायत का सचिव होता है। उसके अलावा इसमें भी फिर देखें हम कि पदेन सदस्य कौन होंगे, तो पदेन सदस्य जो अभी हमने पढ़े थे, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, ये इसमें पदेन सदस्य होते हैं। उसके अलावा जो बाकी है तो 3 इसमें सदस्य हैं ही। तो पदेन सदस्य के लिए भी वही कंडीशन रखी गई है कि ये इसकी जो मीटिंग होगी वहाँ पर अपना विचार रख सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर से जब किसी को हटाने की बात आएगी तो अविश्वास प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को उत्तराखंड में बनाया गया है जिसमें 3 स्तर रखे गए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो नगर निकाय वाला है, तो नगर निकाय वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने वो नोट्स नहीं बनाए हैं वो आज के वीडियो को देख करके नोट्स बना लेना, और अगर कोई टॉपिक इसमें छूटता है तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको वो कवर करवा दूंगा। और एक पॉइंट जो इसमें छूट गया था वो ये है कि क्षेत्र पंचायत जो होगी, क्षेत्र पंचायत के ये तो पदेन सदस्य होते हैं, उसके अलावा इसमें एक आमंत्रित सदस्य होता है जिसे इनवाइट किया जाता है। वो होता है उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जिला पंचायत सदस्य होगा, जिला पंचायत सदस्य। अब आमंत्रित सदस्य के रिगार्डिंग कहा गया है कि जो आमंत्रित सदस्य अर्थात जिला पंचायत सदस्य होगा वो यहाँ पर आ सकता है, भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकता है। ये इसमें डिफरेंस रखा गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी क्षेत्र पंचायत होगी, अब क्योंकि क्षेत्र पंचायत तो जिला पंचायत से नीचे है, तो जो भी क्षेत्र पंचायत एरिया होगा उस क्षेत्र पंचायत से संबंधित जो भी जिला पंचायत होगी, तो उस जिला पंचायत का जो भी सदस्य होगा वो अपने से नीचे क्षेत्र पंचायत की मीटिंग में जा सकता है जहाँ पर वो एक आमंत्रित सदस्य होगा, और आमंत्रित सदस्य होने के नाते वो विचार विमर्श कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने
पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है। उसके अलावा जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अभी वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ, तो पुरानी हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा करके वो वीडियोस देख करके अपने नोट्स बना लें। उसके अलावा हम इस तरह से ही जो मिसलेनियस टॉपिक हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, आपके जो मित्र हैं उन लोगों को भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिले, इसके लिए आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि